हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। महेंद्र सिंह धोनी के साथ 15 करोड़ की धोखाधड़ी, दोस्तों ने लगाया चूना, रांची में केस दर्ज। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने दो पूर्व बिजनेस पार्टनर पर 15 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने रांची के सिविल कोर्ट में अर्का स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी सोमिया दास के खिलाफ केस फाइल किया है। कंपनी और महेंद्र सिंह धोनी के बीच साल 2017 में करार हुआ था। धोनी का आरोप है कि कंपनी ने करार के दौरान किए गए समझौते का पालन नहीं किया। इसकी वजह से उन्हें 15 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। एग्रीमेंट में अर्का स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी फीस का भुगतान और प्रॉफिट शेयर करने की बात थी, लेकिन कंपनी ने ऐसा नहीं किया। महेंद्र सिंह धोनी ने कंपनी को कई नोटिस भेजे, लेकिन कंपनी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की और न ही लाभ में शेयर दिया। कंपनी से महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त 2021 को करार खत्म कर लिया। महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट एकेडमी के लिए किए गए करार पर धोखा देने और आर्थिक नुकसान पहुंचाने के मामले में रांची के सिविल कोर्ट में केस किया है। सोमिया दास ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी को धोखा देने की बात निराधार है। महेंद्र सिंह धोनी ने मुझे कारोबार चलाने के लिए अधिकृत किया था और इसे रद्द नहीं किया गया। महेंद्र सिंह धोनी ने एक कानूनी नोटिस भेजा है जिसका उचित उत्तर दिया गया है। महेंद्र सिंह धोनी का बकाया दिया गया है। कंपनी पर केस करने से पहले महेंद्र सिंह धोनी ने बातचीत कर हल निकालने की कोशिश की, फिर उन्हें कानूनी नोटिस भेजा। इसके बाद भी जब कंपनी ने कोई फैसला नहीं लिया तो अब मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। साल 2024 की पहली झारखंड कैबिनेट की बैठक 9 जनवरी को झारखंड कैबिनेट की बैठक होने वाली है। बता दें कि यह बैठक साल की पहली कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। कैबिनेट मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि 9 जनवरी 2024 को शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन में बैठक होगी। प्रभात खबर के प्रधान संपादक को धमकी मामले में होटवार जेल के जेलर सहित 3 सस्पेंड। प्रभात खबर के प्रधान संपादक आशुतोष चतुर्वेदी और स्थानीय वरीय संपादक विजय पाठक को होटवार जेल से धमकी मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। आईजी जेल झारखंड ने उक्त मामले में जेलर प्रमोद कुमार और कंप्यूटर ऑपरेटर सह उच्च कक्षपाल अवधेश कुमार सिंह को निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि प्रधान संपादक और वरीय स्थानीय संपादक का फोन नंबर फीड करने में इनकी भूमिका थी। मामला दरअसल 29 दिसंबर का है। प्रभात खबर के प्रधान संपादक आशुतोष चतुर्वेदी और वरीय स्थानीय संपादक विजय पाठक को होटवार जेल से शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के नाम से धमकी दी गई थी। बताया जाता है कि योगेंद्र तिवारी पर ईडी की चार्जशीट से संबंधित खबरों का जिक्र करते हुए धमकी दी गई थी। प्रभात खबर ने इस सिलसिले में सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। केस की गंभीरता को देखते हुए मामला सीआईडी को सौंप दिया गया था। सीआईडी मामले की जांच में जुटी है। अब मामले में जेलर सहित 3 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले में जेलर सहित कुछ अन्य लोगों से पूछताछ हो चुकी है। गौरतलब है कि ईडी के अधिकारियों को भी होटवार जेल से धमकाने का मामला सामने आया था। प्रवर्तन निदेशालय ने यह भी बताया था कि अधिकारियों को झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रची जा रही थी। हमला कराने के लिए नक्सलियों से संपर्क साधा जा रहा था। शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के बासिरहाट में छापेमारी करने गई ईडी की टीम पर हमला हुआ। बागेश्वर धाम सरकार की कथा मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई। राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस। पलामू के मेदिनीनगर में होने वाले बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र शास्त्री के हनुमंत कथा कार्यक्रम को जब से जिला प्रशासन ने रोका है तब से यह मामला सुर्खियों में है। पलामू जिला प्रशासन द्वारा हनुमंत कथा को रोकने के खिलाफ आयोजन समिति ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इसी याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। शुक्रवार को जस्टिस गौतम चौधरी ने पलामू में बागेश्वर बाबा के पलामू आने की अनुमति संबंधित याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान उन्होंने पलामू जिला प्रशासन से कई सवाल पूछे हैं। यह जानकारी मेदिनीनगर की प्रथम महापौर सह हनुमंत कथा समिति के संयोजक अरुणा शंकर एवं बागेश्वर धाम के प्रभारी नितेश ने दी है। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कहा कि पलामू के उपायुक्त ने हनुमंत कथा को रद्द करने के लिए जो कारण बताए हैं वह उचित प्रतीत नहीं हो रहे हैं। जस्टिस गौतम चौधरी ने सुनवाई की अगली तारीख 16 जनवरी को निर्धारित की है।
कोर्ट ने पलामू जिला प्रशासन को यह आदेश दिया है कि वे शपथ पत्र दाखिल कर ये बताए कि पिछले 2 साल में पलामू में इस तरह के जो कथा कार्यक्रम आयोजित हुए हैं उन्हें आयोजन की अनुमति देते वक्त क्या उसी तरह की शर्त रखी गई थी जैसे कि हनुमंत कथा आयोजित करने के लिए रखी गई है। सुनवाई के दौरान विशेष संज्ञान लेते हुए न्यायाधीश ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी को भी एफिडेविट फाइल कराने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि आखिर धार्मिक कथा को सरकार द्वारा अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड हाईकोर्ट से राहुल गांधी को राहत, अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में नहीं होगी कठोर कार्रवाई। झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई अमर्यादित टिप्पणी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक को बरकरार रखा है। जस्टिस अंबुजनाथ की कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले की सुनवाई करते हुए निचली अदालत के फैसले का रिकॉर्ड जमा कराने का आदेश दिया। वर्ष 2018 में दिल्ली में कांग्रेस का महाअधिवेशन हुआ था। इसमें राहुल गांधी ने अमित शाह पर गंभीर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि एक हत्यारे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कांग्रेस में ऐसे किसी व्यक्ति को अध्यक्ष नहीं बनाया जाता। राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर उनके खिलाफ वर्ष 2019 में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था। नवीन झा नामक शख्स ने कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि का केस किया। इसी मामले में सुनवाई के बाद झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अंबुजनाथ ने यह आदेश दिया। राहुल गांधी ने वर्ष 2019 में चुनाव प्रचार के दौरान मोदी सरनेम पर भी विवादित बयान दिया था। इस मामले में भी उनके खिलाफ झारखंड में शिकायत दर्ज कराई गई थी। एक और मामला चाईबासा में दर्ज हुआ था, यानी विवादित बयानों के लिए झारखंड में राहुल गांधी के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज है। पश्चिमी सिंहभूम के जिला मुख्यालय चाईबासा में प्रदीप कुमार ने उनके खिलाफ एक केस दर्ज करवाया था। इस मामले में उनके खिलाफ वारंट भी जारी हुआ था। हालांकि झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें इस मामले में राहत मिल चुकी है। आजसू पार्टी ने कहा, ट्रिपल टेस्ट नहीं कराकर पिछड़ों के साथ अन्याय कर रही हेमंत सरकार। पंचायत और निकाय चुनाव में की हकमारी। आजसू पार्टी केंद्रीय समिति की बैठक सह शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन 6 जनवरी को पतरातू स्थित लेक रिसोर्ट में होगा। इस बैठक में जनता के हित से जुड़े विषयों पर पार्टी के भावी कार्यकर्ताओं एवं संघर्ष की रूपरेखा तय की जाएगी। साथ ही इस बैठक में राजनीतिक, सांगठनिक एवं सामाजिक प्रस्ताव लाए जाएंगे। बैठक को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस बैठक में पार्टी के करीब 600 सदस्य शामिल होंगे। यह जानकारी पार्टी के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने हरमो स्थित केंद्रीय कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में दी है। डॉक्टर देवशरण भगत ने कहा कि मोहराबादी मैदान में आयोजित 3 दिवसीय केंद्रीय महाअधिवेशन नवनिर्माण संकल्प समागम में पार्टी के राज्य के नवनिर्माण के लिए 9 संकल्प लिए थे। इन्हीं संकल्पों को धरातल पर उतारने के लिए निर्णय लिए जाएंगे। सामाजिक न्याय और विकास की अवधारणा के आधार पर केंद्रीय समिति में सदस्यों का चयन हुआ है। समिति में 50% युवाओं, 30% महिलाओं और राज्य के सभी जाति वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। डॉक्टर देवशरण भगत ने कहा कि राज्य सरकार कहती है कि वो पिछड़ों के प्रति ईमानदार है, लेकिन यह सरकार असल में पिछड़ा विरोधी है। पंचायत चुनाव में करीब 10,000 पिछड़ों की प्रतिनिधित्व करने के अवसर को इस सरकार ने 0 कर दिया। सरकार को तय समय के अंदर ट्रिपल टेस्ट और जातीय जनगणना करानी चाहिए थी। सरकार पिछड़ों की भलाई करने की कोई मंशा नहीं है। इनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ लोगों की भावनाओं से खेलते हुए अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की है। राज्य सरकार लोगों को भ्रमित कर रही है। हर साल 5 लाख नौकरी का वादा करने वाली सरकार 1000 नौकरी का भी आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है। पीडीएस डीलरों को झटका, विभाग खुद बंटवाएगा राशन। राष्ट्रीय व्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए पीडीएस डीलरों को सरकार ने झटका दिया है। लाभुकों को किसी तरह की समस्या नहीं हो, इसके लिए सरकार अब खुद से राशन वितरण कराने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में खाद्य आपूर्ति व उपभोक्ता मामले के विशेष कार्यकारी पदाधिकारी ने सभी डीएसओ को पत्र जारी कर निर्देश दिया है। इसमें कहा गया कि डीलर 1 जनवरी से राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल पर है। इसके कारण लाभुकों को खाद्य एवं अन्य वस्तु सप्लाई में रुकावट होने की
प्रबल संभावना है। ऐसे में लाभुक को अनाज समय मिले, इसके लिए सभी जिले में डीलरों से ई पोस्ट मशीन, भार मापक यंत्र व अवशेष अनाज को जमा कर निकाय व पंचायत स्तर पर अपने व्यवस्था के तहत अनाज वितरण कराने का निर्देश दिया गया है। साथ ही वितरण के लिए की गई तैयारी के बारे में पूरी रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष अभय चंद्र झा ने कहा, हम लोग किसी भी हालात में बिना मांग के हड़ताल को वापस लेने वाले नहीं है। ई पोस्ट मशीन व भार मापक यंत्र जमा करने जहां तक बात है तो सरकार हम डीलरों का अब तक का बकाया कमीशन का भुगतान कर दे तो हम लोग सब कुछ जमा कर देंगे, इसके पहले कुछ जमा नहीं किया जाएगा। प्रतुल सहदेव ने कहा, हेमंत सरकार का कार्यकाल झारखंड के लिए काला अध्याय, छली गई जनता। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने झामुमो प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पलटवार करते हुए वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार को झारखंड के इतिहास की गरीबों का सर्वाधिक शोषण करने वाली सरकार बताया है। प्रतुल ने कहा कि जितना इस सरकार में आदिवासी और महिला उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी है उतना पहले कभी नहीं था। इस सरकार पर 70,000 करोड़ के घपले घोटाले का आरोप लगा है। मुख्यमंत्री की सदस्यता पर खुद तलवार लटकी हुई है क्योंकि इन्होंने आम आदिवासियों का तो नहीं सोचा लेकिन खुद माइनिंग मंत्री और मुख्यमंत्री रहते माइनिंग लीज हथिया लिया। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि मुख्यमंत्री ईडी के समन पर बहानेबाजी पर भगोड़े की भूमिका में दिख रहे हैं। प्रतुल ने कहा कि मीडिया में यह खबर बढ़ चढ़कर छपी कि राज्य सत्ता पक्ष के अंदर खाने में हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। राजनीतिक गलियारे में खबर है कि मुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनने के लिए गांडे सीट खाली करा दिया है, लेकिन यह कदम उनका राजनीतिक ब्लंडर साबित हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल को लिखे पत्र में यशवंतराव बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुंबई उच्च न्यायालय के जजमेंट का हवाला देते हुए बताया था कि 1 वर्ष की तिथि की गिनती उस दिन से नहीं की जाएगी जिस दिन से रिक्तियां हुई है, बल्कि यह गिनती जिस दिन नया विधायक निर्वाचित होगा उस दिन से होगी। यानी सरफराज अहमद की आकरण राजनीतिक बलि हो गई है। प्रतुल सहदेव ने कहा कि इस सरकार में सिर्फ उन आदिवासियों का विकास हुआ है जो या मुख्यमंत्री के परिजन हैं या उनके करीबी हैं। झारखंड में नक्सलियों ने पुल निर्माण रोका, अपराधियों ने 3rd रेल लाइन के काम को किया बाधित, कई वाहन फूके। झारखंड के लातेहार और चतरा जिलों में अपराधियों एवं भाकपा माओवादियों ने आधारभूत संरचना के निर्माण को बाधित करने के लिए कई वाहन में आग लगा दी। निर्माण कार्य में लगे लोगों में दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की है। लातेहार जिले के चंदवा के बरियातू में 3rd रेलवे लाइन का काम चल रहा था। मिट्टी कटिंग के काम में लगी कम से कम 3 मशीनों को अपराधियों ने जला दिया। वहीं चतरा जिले के सिमरिया में भाकपा माओवादियों ने पुल निर्माण कार्य में लगे कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। बरियातू में कच्छाप कंस्ट्रक्शन को रेलवे के 3rd लाइन का ठेका मिला है। सुचारू रूप से काम चल रहा था, इसे बाधित करने के लिए वहां निर्माण काम में लगे पोकलेन, जेसीबी और मिक्सचर मशीनों को जला दिया गया। इसके बाद कम से कम 7 राउंड फायरिंग की गई। इसकी वजह से इलाके में दहशत का माहौल है विस्तृत। पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर अब 8 फरवरी को होगी सुनवाई। 1.5 साल से जेल में है बंद। अवैध खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट में दायर जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। अदालत ने पंकज मिश्रा द्वारा जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है। इससे पहले पंकज मिश्रा की जमानत याचिका को ईडी की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद पंकज मिश्रा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर अगली सुनवाई की तारीख 8 फरवरी रखी है। बता दें कि साहिबगंज में हुए अवैध खनन मामले में ईडी ने कार्रवाई शुरू की थी। साहिबगंज में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के अवैध खनन के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया गया था। इसके बाद ईडी ने जुलाई 2022 में अवैध खनन मामले को लेकर मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि रहे पंकज मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया था। इसके अलावा पंकज मिश्रा के करीबी दाऊ यादव के साथ कई अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। छापेमारी में ईडी को अवैध खनन से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले थे। गौरतलब है कि ईडी ने 8 जुलाई 2022 को साहिबगंज में हुए अवैध खनन केस में साहिबगंज, राजमहल, मिर्जा चौकी, बरहेट, बरहड़वा और उधवा में छापा मारा था। छापेमारी में ईडी ने पंकज मिश्रा के ठिकानों से 5.35 करोड़ रुपए, 30 करोड़ रुपए की कीमत वाला मालवाहक जहाज और 27 ऐसे बैंक खातों का पता चला था जिसमें 11
18 करोड़ रुपए से अधिक की रकम जमा थी। ईडी ने पंकज मिश्रा को पूछताछ के लिए 18 जुलाई को बुलाया था और लंबी पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। तब से पंकज मिश्रा रांची के होटवार जेल में बंद है। हमसफर एक्सप्रेस में एसी कोच नहीं लगाने से भड़के यात्री। मधुपुर स्टेशन से 2.5 घंटे देर से चली ट्रेन। देवघर के मधुपुर स्टेशन से आनंद विहार टर्मिनल तक जाने वाली हमसफर एक्सप्रेस के दर्जनों यात्रियों ने शुक्रवार शाम को आरक्षित वातानुकूलित कोच ट्रेन में नहीं जोड़े जाने की वजह से यात्री ने हंगामा कर दिया। उनका कहना था कि एक तो ट्रेन समय से नहीं खुली, दूसरी उसमें वातानुकूलित कोच नहीं जोड़ा गया। फलस्वरूप ट्रेन 2.5 घंटे की देरी से मधुपुर स्टेशन से रवाना हुई। यात्रियों ने कहा कि रेलवे की उदासीनता पर लापरवाही के कारण सभी को परेशानी होती है। बताया जाता है कि रेलवे के कॉमर्शियल विभाग ने टिकट की मांग को देखते हुए हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन में अतिरिक्त बोगी के लिए टिकट बेच दिया था, लेकिन रेलवे ने अतिरिक्त एसी कोच की व्यवस्था नहीं की। ट्रेन जब मधुपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर आई तो यात्रियों ने देखा कि अतिरिक्त कोच संख्या BE1 ट्रेन में ही नहीं है। अपना कोच नहीं देखकर रेल यात्री भड़क गए और हंगामा करने लगे। रेल अधिकारियों व कर्मचारियों ने यात्रियों को समझाकर शांत कराया। इसके बाद रेलवे ने तत्काल अतिरिक्त एसी कोच की व्यवस्था की। अतिरिक्त एक एसी बोगी को ट्रेन में जोड़ा गया। इस दौरान करीब 2.5 घंटे का विलंब हो चुका था। इस तरह 2.5 घंटे देर से आनंद विहार हमसफर एक्सप्रेस मधुपुर स्टेशन से गंतव्य की ओर रवाना हुई। बता दें कि हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन के मधुपुर स्टेशन से खुलने का समय शाम 5:05 बजे है, लेकिन यह ट्रेन शाम 7:30 बजे यहां से आनंद विहार स्टेशन के लिए रवाना हुई। जेडीयू का कार्यकर्ता मंथन शिविर आज। झारखंड प्रभारी डॉक्टर अशोक चौधरी पहुंचे रांची। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री सह झारखंड जेडीयू के प्रभारी डॉक्टर अशोक चौधरी संध्या 7 बजे सड़क मार्ग से रांची पहुंचे। रांची पहुंचने के पश्चात पार्टी नेताओं ने उनसे मुलाकात की। प्रदेश जेडीयू के सह प्रभारी और बेलहर विधायक मनोज यादव भी देर शाम रांची पहुंचे। सभी नेता 6 जनवरी को सोलंकी चौक हटिया स्थित फूड कोर्ट वेंकट काली मंदिर के सामने में दिन के 11 बजे से आयोजित सक्रिय कार्यकर्ता मंथन शिविर में शामिल होंगे। इसमें मुख्यतः 21 जनवरी को रामगढ़ में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विशाल जनसभा को ऐतिहासिक और सफल बनाने हेतु कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया जाएगा। जेडीयू के प्रदेश पदाधिकारी, जिला एवं नगर अध्यक्ष, विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्ष एवं सक्रिय कार्यकर्ता शिविर में शामिल रहेंगे। गौरतलब है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झारखंड और उत्तर प्रदेश सहित अन्य उत्तर भारतीय राज्यों में विशाल रैली और जनसभा करने का फैसला किया है। आगामी लोकसभा चुनाव और झारखंड में संगठन के विस्तार के लिहाज से नीतीश कुमार का कार्यक्रम काफी अहम साबित होने जा रहा है। बता दें कि नीतीश कुमार पिछले साल रांची आए थे और सीएम हेमंत सोरेन के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था। इस दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। FIH ओलंपिक क्वालिफायर खिलाड़ियों से नहीं मिल सकेगा कोई, कड़ी सुरक्षा होगी। राजधानी रांची को FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 2024 की मेजबानी मिली है। 13 से 19 जनवरी 2024 तक मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा हॉकी स्टेडियम खिलाड़ियों से गुलजार रहेगा। प्रतियोगिता में भारतीय टीम समेत कुल 9 टीमें हिस्सा लेंगी। टीमों के स्वागत के लिए सारी तैयारियां कर ली गई है। खिलाड़ियों के ठहरने वाले होटलों में सुरक्षा चाक चौबंद है। होटल की सुरक्षा की 30 पुलिसकर्मियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हर पाली के लिए 10-10 पुलिसकर्मी भी हैं जो 3 पाली में होटल में खिलाड़ियों की सुरक्षा में ड्यूटी कर रहे हैं। होटल के मुख्य द्वार पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। इसके अलावा पुलिसकर्मियों के पास हैंड मेटल डिटेक्टर भी लगाए गए हैं। रांची में 13 जनवरी से महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर मैच आरंभ होगा। मैच में भारत, अमेरिका, इटली, जर्मनी, जापान, न्यूजीलैंड, चिली व चेक गणराज्य की टीमें शामिल होंगी। भारतीय टीम के अलावा इटली से खिलाड़ियों का दल गुरुवार को रांची पहुंचा। खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। खिलाड़ी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचने के साथ ही पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के घेरे में रहेंगे। राहुल यादव के बेटे ने मांगी जमानत, 3 दिन पहले ही किया था सरेंडर। झारखंड के साहिबगंज जिला में 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फरार चल रहे आरोपी राहुल यादव के बेटे ने राहुल यादव ने PMLA कोर्ट में 3 दिन पहले ही आत्मसमर्पण किया है। अब उसने अपने वकील के माध्यम से जमानत याचिका दाखिल की है। फिलहाल राहुल यादव न्यायिक हिरासत में है। उसे अवैध खनन मामले में ईडी ने समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह ईडी के सामने हाजिर
नहीं हुआ, जिसके बाद ईडी की स्पेशल कोर्ट ने राहुल यादव के खिलाफ 31 मार्च 2023 को नॉन बेलेबल वारंट जारी किया था, जिसे राहुल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में उन्होंने कहा था कि वह जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है, जब कोर्ट उन्हें हाजिर होने को कहेगा वह हाजिर हो जाएंगे। जहां से हाईकोर्ट ने उन्हें कहा था कि आप 2 जनवरी को ईडी के विशेष अदालत में पेश होकर अपना पक्ष रखें। राहुल यादव अब भी फरार चल रहा है। साइबर अपराधी को मुंबई पुलिस ने धनबाद के निरसा से दबोचा। मुंबई के गिरगांव थाने में दर्ज साइबर क्राइम के एक मामले में मुंबई पुलिस ने निरसा निवासी शिवलाल के विरुद्ध दर्ज साइबर फ्रॉड के मामले में महाराष्ट्र की पुलिस गुरुवार को निरसा पहुंची और आरोपी मुगमा बस्ती निवासी शिवलाल व शासन बेड़िया निवासी अर्जुन राय व शासन बेड़िया मोड़ निवासी मिलन अनूप बनर्जी को गिरफ्तार किया है। तीनों के विरुद्ध गिरगांव कोर्ट मुंबई में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था। कांड के अनुसंधानकर्ता इंस्पेक्टर सुजीत कुमार पवार ने धनबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में आवेदन देकर तीनों को 120 घंटे के ट्रांजिट रिमांड पर देने की प्रार्थना की है। सहायक लोक अभियोजक समित प्रकाश की दलील सुनने के बाद प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव त्रिपाठी की अदालत ने तीनों को मुंबई ले जाने के लिए और अदालत में पेश करने के लिए 120 घंटे का ट्रांजिट रिमांड दिया है। तीनों के विरुद्ध मलबार हिल मुंबई निवासी सुजाता अतुल मेहता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उसके बैंक अकाउंट से विभिन्न तिथियों में कुल 11 लाख रुपए की अवैध निकासी कर ली गई थी। अनुसंधान के क्रम में महाराष्ट्र पुलिस को पता चला कि तीनों के द्वारा अवैध रूप से ट्रांजैक्शन किया गया था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।